जैसा कि आप जानते हैं कि 15 और 16 मार्च को देश भर के जो बैंक यूनियन है उन्होंने नेशन वाइड स्ट्राइक का कॉल दिया है, जो कि आज और कल रहना है। इसका मतलब इस 2 दिन बैंक के सारे कामकाज ठप रहेंगे, जिसके कारण निश्चित तौर पर कॉमन पीपल को भी, जो कॉमन सिटीज़न हैं उनको भी परेशानी होगी। तो इसको समझते हैं शुरुआत में कि आखिर ये क्यों हो रहा है, क्यों जितने भी यूनियंस हैं, जितने भी संगठन हैं अलग अलग क्षेत्र से बिलोंग करने वाले, वो क्यों सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर उतारू है। वो चाहे किसान संगठन की बात हो, या फिर वो ट्रेड यूनियंस की बात हो, या फिर वो बैंक सेक्टर्स की बात हो, जो कि अभी स्ट्राइक चल रहा है। तो सबके अपने अपने कारण हैं। आज हम बैंक सेक्टर्स पर बात कर रहे हैं, तो हम तो इसको जानते हैं शुरुआत से कि इनकी मांगे क्या है सरकार के खिलाफ, और सरकार एक्चुअली में कर क्या रही है। तो पिछले महीने यूनियन बजट पर बात करते हुए निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि वो कुछ पब्लिक बैंक्स को प्राइवेटाइज करने जा रही है। ये सरकार का एक प्लान है, जिसे उसने डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पैसा वापस लेना, जहाँ पर उन्होंने इन्वेस्ट किया है पब्लिक सेक्टर्स के जो बैंक्स है, वहाँ पर जितना भी उनका शेयर है वो वापस अपना पैसा अपने तिजोरी में लाना चाहती है। तो इस डिसइन्वेस्टमेंट प्लान के तहत वो अपने शेयर्स जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हैं उसे प्राइवेट सेक्टर्स को बेचेगी, जिससे वो तकरीबन 1.7 लाख करोड़ रुपीस जो है वो कमाना चाह रही है, जिसके खिलाफ देश भर के जितने भी जितने भी बैंक संगठन हैं, बैंक कर्मचारियों के जो दल है, उन्होंने एक नेशन वाइड स्ट्राइक का कॉल दिया है। तो एक इन सभी संगठनों का एक केंद्र संगठन है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन। ये एक अम्ब्रेला बॉडी है जिसके नीचे लगभग 9 देश के बैंक यूनियन का जो इस प्रोटेस्ट में शामिल है, जिसमें कि मुख्यतः है इंडियन बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज़, उसके साथ ही और भी बहुत लोग। तो इन सब संगठनों के लगभग 10 लाख कर्मचारी इन 2 दिन के जो इनका विरोध प्रदर्शन है उसमें शामिल होंगे। उसके साथ ही स्ट्राइक को संयुक्त किसान मोर्चा और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ने भी सपोर्ट किया है। तो अब इन तीनों के सपोर्ट के साथ, जो कि 2 दिन का स्ट्राइक प्राइवेट बैंक सेक्टर्स कर ही रहा है, उसके साथ किसान संगठन और ट्रेड यूनियन ने भी इसे अपना सपोर्ट दिया है। तो अब ये सब मिलकर के मुख्यतः 3 चीज़ों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जो कि है कृषि के 3 कानून। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे किसान भाई बहन दिल्ली में और देश भर में जिस कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर ही रहे हैं, उसके साथ 4 लेबर कोड जो अभी सरकार ने पेश किया है, उसके खिलाफ भी ट्रेड यूनियन इसी महीने आने वाले समय में 24 और 26 तारीख को उसने भी अपना एक प्रोटेस्ट का डेट डिसाइड की है। तो वो भी आने वाले समय में अपना प्रोटेस्ट करेंगे। उसके साथ ही बैंक का जो प्राइवेटाइजेशन है उसके खिलाफ जो बैंक यूनियन है उन्होंने आज स्ट्राइक का कॉल दिया है। ये सभी संगठन मिलकर जो गवर्नमेंट का हमला है फार्मर्स और लेबर राइट्स पर, उसके खिलाफ खासतौर पर ट्रेड यूनियन जो है 24 और 26 तारीख को अपना प्रदर्शन करेंगे। तो आखिर ये अचानक कैसे हो गया? अचानक नहीं हुआ है, अचानक कुछ नहीं होता है। कोएलिशन मीटिंग जो है एडिशनल चीफ ऑफ लेबर कमीशन और बैंक यूनियंस के बीच में वो 4, 9 और 10 मार्च को हुई थी, जिससे कि कोई पॉजिटिव आउटकम डेफिनेटली नहीं आया है। जिसके बाद आखिरकार लास्ट में बैंक यूनियंस ने सरकार को अपनी डिमांड बताने के लिए सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन, उसके फैसले के खिलाफ फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बताते हुए उन्होंने इस स्ट्राइक का कॉल दिया है। बैंक यूनियन की सीधे डिमांड है कि वो जो सरकार का जो डिसीजन है प्राइवेटाइजेशन का, उसको वापस ले
और जो पब्लिक सेक्टर्स बैंक है उसको स्ट्रेंथन करे, मतलब उसको और इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाए, उसे और बेहतर करे, और अपने शेयर बेचने के बजाय पब्लिक सेक्टर्स को और बेहतर करे वो, ये बैंक यूनियंस की मांग है। इसके साथ ही बैंक यूनियंस की जो प्राइम कंसर्न है वो एक जॉब लॉस की है, मैसिव जॉब लॉस। निश्चित तौर पर अगर पब्लिक सेक्टर्स के अगर किसी भी बैंक को प्राइवेटाइज किया जाता है तो उसमें काम करने वाले लगभग हजारों कर्मचारियों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी, तो ये प्राइम कंसर्न है उनका। और अगर कोई ये सोचता है कि इनके पब्लिक सेक्टर्स का जो बैंक्स है उनके प्राइवेटाइज हो जाने से अगर उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी तो वो गलत है, वो निश्चित तौर पर गलत है। पब्लिक सेक्टर्स के बैंक आपका जो सेविंग्स है, पब्लिक सेक्टर्स के बैंक एक आपके सेविंग्स को जो आप बैंक में डालते हैं उसको एक सिक्योरिटी देते हैं, जबकि जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं हमने देखे हैं कि तमाम जो प्राइवेट बैंक्स है वो कोलैप्स कर जाते हैं, आपके पैसे डूब जाते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर मुख्यतः प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो प्राइवेट सेक्टर ही अगर बैंक चलाना है तो वो प्रॉफिट के लिए काम करेगा, आपकी जो सर्विस चार्ज है वो बढ़ाएगा अपने प्रॉफिट के लिए, है ना। तो पब्लिक पर इसका सीधा असर पड़ेगा। और अगर हम पब्लिक सेक्टर के बैंक्स की बात करें तो वो एक तरीके से सोशल सोशल जस्टिस के लॉ पर काम करती है। जो गवर्नमेंट के जो स्कीम्स होती है वो सबसे पुअर पर्सन को कैसे लो कॉस्ट सर्विस पर पहुंचाई जा सके, इसका काम जो है पब्लिक सेक्टर्स बैंक करते हैं। अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो ये हमें वापस से 19वीं सदी के कैपिटलाइजेशन के दौर में ले जाया, वापस हो सकता है हम लोग चले जाए, जिसमें कि इनइक्वालिटी निश्चित तौर पर होगी इनकम के आधार पर, और मनमाना तरीके से जो सर्विस टैक्स है, मतलब माफ कीजिएगा, सर्विस जो चार्ज है बैंकों का वो अपने तरफ से लगाएंगे। पब्लिक सेक्टर्स के जो बैंक है वो सीधे सीधे सोशल वेलफेयर पर काम करते हैं, जैसे फाइनेंशियल इंजेक्शन हो, लोन हो, जो फार्मर्स के जो कर्ज माफ़ी होती है वो करना हो, तो ये सभी पब्लिक सेक्टर्स के बैंक करते हैं। सरकार के जो स्कीम है उसे इम्प्लीमेंट ये करते हैं, और इनके ज़रिए जो गांव के जो दूर दराज के इलाके के जो गरीब लोग हैं उन सब तक इनका फ़ायदा पहुंचता है सरकारी स्कीम्स का, और उसके बीच में जो कड़ी होती है यही पब्लिक बैंक्स होते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल जस्टिस के तरह है पब्लिक बैंक्स, जबकि प्राइवेट बैंक्स सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे के लिए काम करते हैं। प्राइवेटाइजेशन से सरकार को निश्चित तौर पर अब उसकी जो योजनाएं हैं वो सबसे निचले स्तर के गरीब के गांव के गरीबों तक पहुंचाने के लिए एकदम लो कॉस्ट पर वो नहीं पहुंचा पाएगी निश्चित तौर पर। तो इसके साथ ही जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है वो बिना किसी नियम रेगुलेशन के जो फ्रॉड है वो उसको नहीं रोक पाएंगे, और अगर कल को कोलैप्स कर जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से वो कई बार कर जाते हैं और हमने देखा है कि हुआ भी है हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं। तो फिर ये एक तरीके से समझ लीजिए कि कोई कंफर्मेशन किसी चीज़ का नहीं रहेगा, किसी वक्त भी जाकर के आपके जो पैसे हैं जो प्राइवेट बैंक्स में जो आप लगाते हैं वो डूब सकते हैं, आपका पैसा वेस्ट हो सकता है। विदाउट रूल्स डेफिनेटली यही होगा और इसका सीधा असर पब्लिक पर पड़ेगा। 1970 में इंदिरा गांधी जी की सरकार ने ये रियलाइज़ किया कि जो प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक है वो अमीर तबके को ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो उनका ये मानना था कि इसका फ़ायदा जो पुअर पर्सन है उसको भी जो चीप क्रेडिट है उसके तहत मिले। तो इसी ख्याल के साथ, इसी व्यू के साथ बहुत सारे जो बैंक है उनका नेशनलाइजेशन हुआ। जो सबसे बड़े जो 14 प्राइवेट बैंक है उनको 19 जुलाई 1969 को नेशनलाइज कर दिया। एसबीआई को 1955 में, इंश्योरेंस जो सेक्टर है उसको 1956 में नेशनलाइज किया।
पर जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार की जो वर्किंग एबिलिटी है, जो सरकार जिस चीज़ पर हाथ लगाती है, अगर वो ठीक, लगभग आप हम सभी जानते हैं कि उनके काम करने का तरीका क्या है, और उनके हाथ में अगर कोई संस्थान दी जाती है तो वो किस तरीके से उसे बेहतर भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसा ही हुआ। समय के साथ जो नेशनलाइज बैंक हुए थे उनमें घाटा बढ़ने लग गया, क्योंकि वो निश्चित तौर पर जो पब्लिक वेलफेयर के काम करते हैं, सरकार के साथ मिलकर के काम करते हैं, तो उन्हें गरीब तक के अपनी जो सेवाएं हैं वो कम से कम पैसों में देनी होती है, कम से कम चार्ज में देनी होती है, जिसका खर्च निश्चित तौर पर बैंकों को उठाना पड़ता है, सरकार को उठाना पड़ता है। उस वक्त जो बैंक्स है वो अपने प्रॉफिट्स के लिए नहीं काम करते हैं, जिसका प्रॉफिट सबसे जो कॉमन पर्सन है उसको मिलता है। इसलिए वो बैंक नॉर्मली जब तक इसका एक स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर्स के जो बैंक है उनको भी प्रॉफिट के लिए एक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तब तक कि ये होते रहेगा। तो वेलफेयर में काम करते हुए, सरकार के साथ काम करते हुए ये बैंक समय के साथ घाटे में चले गए, जिसके लिए सरकार लगभग हर साल इन बैंकों को मेंटेनेंस के लिए, ताकि ये बने रहे, जीवित रहे, घाटे में जाने के बाद इनका घाटा जो है वो सरकार भरपाई करती है, और जिसके कारण निश्चित तौर पर सरकार पर भी इसका बोझ पड़ता है। मार्केट कैपिटल अगर हम देखें HDFC बैंक जो कि 1969 को इस्टेब्लिश हुआ, उसका मार्केट कैपिटल लगभग 8.80 लाख करोड़ रुपीस है, जबकि SBI जो है पब्लिक सेक्टर्स का बैंक है, उसका अराउंड सिर्फ समझ लीजिए कि ओनली 3.50 लाख करोड़ है ना। प्राइवेट सेक्टर्स के जो बैंक है उनका जो मार्केट में लोन शेयर है, लोन वाइज जो उनका जो पकड़ है मार्केट में, तो हम प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है निश्चित तौर पर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पब्लिक वेलफेयर में काम करते हुए फ़ायदा नहीं होता है, तो वो समय के साथ में कमज़ोर होते ही हैं, जबकि प्राइवेट सिर्फ अपने प्रॉफिट का सोचता है, तो उनका फ़ायदा भी है जो होते रहता है। तो 2015 में पब्लिक सेक्टर्स का जो 2015 में पब्लिक सेक्टर्स का लोन जो है मार्केट में जो शेयर था वो 21% था, जो कि 2020 में बढ़कर 36% हो गया। पब्लिक सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो वो, जैसा कि मैंने अभी बताया, वो समय के साथ नीचे जाते रहे हैं। तो 2015 में जहां पब्लिक सेक्टर्स का जो लोन शेयर था मार्केट में वो 72% से नीचे आकर के अब 2020 में 59% हो गया है ना। तो गवर्नमेंट इन लोगों को मेंटेन करने के लिए लगभग हर साल पैसा देती है, और सरकार के पास पैसा नहीं है, क्योंकि वो पहले ही अडानी, अंबानी, मोदी और माल्या को दे दिया गया है। तो निश्चित तौर पर सरकार के पास पैसा नहीं है। लॉकडाउन ने और देश का जो कामकाज है उसे बंद करके घाटे में देश को डाला है, तो पैसा नहीं है। सरकार अब चाहती है जहां उसका पैसा फंसा हुआ है उसे वापस लेकर के फिर वो जनता के जो वेलफेयर में जो उसे दिखाना है, सो कॉल्ड जो पब्लिक सेवा में जो उन्हें काम करना है, उसके लिए पैसा लगेगा। तो अब पैसा इकट्ठा कर रही है जहाँ तहाँ से। आपके पेट्रोल के प्राइस आप देख रहे हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइस लगभग 100 के ऊपर है, सेंचुरी पार कर चुके हैं। तो ये एक तरीके से पैसे जो है सरकार अपने पास वापस लाना चाहती है, जिससे कि वो आपके फ्यूचर में आप ही से पैसे लेकर के आपके लिए जो काम करना चाहती है, क्योंकि पैसे नहीं है उसके पास, तो उसे कहीं ना कहीं से चाहिए। वो आप ही के ये इस तरीके से हो सकता है कि वो आपके राइट साइड के पॉकेट से मनी लेकर के आपके लेफ्ट साइड के पॉकेट में डालेगी। और नाम किसका होगा इस पूरी प्रोसेस में, वो लेते समय अपना नाम नहीं करती है। निश्चित तौर पर 100 के पार जो पेट्रोल है, सरकार इसका ढिंडोरा नहीं पीटती कि हमने 100 के पार कर दिया है, लड्डू बंटवाइए, मिठाई बंटवाइए। लेकिन जब वो आपके लेफ्ट साइड के पॉकेट में जब वो पैसा डालती है, तब उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करती है आप लोगों को बताने के लिए कि आप वो आपके वेलफेयर में काम कर रही है। तो इसको समझिए। तो सरकार के जो काम है वो उनकी जिम्मेदारी है, वो उनका उपकार नहीं है आप लोगों पर। तो इस चीज़ को भी समझिए। सरकार के कामों के पीछे ज़्यादा ऐसा आग बंद करके ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। उनका कर्तव्य है, उसी के लिए उन्हें बनाया गया है, उसके लिए पावर दी गई है, तो ये उनका काम है। तो वापस आते हैं। तो सरकार के पास पैसा नहीं है,
तो इसके लिए जो है सरकार प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। जो खबर आई है कि इसके लिए महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें कि तकरीबन 30,000 के करीब कर्मचारी है, सबसे पहला नाम उसका है कि उसको प्राइवेटाइज किया जा सकता है। उसके बाद है इंडियन ओवरसीज़ बैंक, जिसमें कि 26,000 कर्मचारी है। उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी है, जिसका 33,000 जो एम्प्लॉयज़ का वो है आंकड़ा जो है। उसके बाद है बैंक ऑफ इंडिया 50,000 कर्मचारियों के साथ में। तो ये कुछ ऐसे पब्लिक सेक्टर्स के बैंक हैं जिन्हें प्राइवेटाइज किया जा सकता है। अभी इसका कंफर्मेशन नहीं है, गवर्नमेंट ने भी अपने तरफ से इस पर कोई कमेंट्स अभी नहीं किया है, तो इसमें निश्चित तौर पर आगे चल के पता चलेगा। ये अच्छी बात है कि दो कमज़ोर बैंक को मिला करके, या फिर एक कमज़ोर को एक अच्छी हालत में जो बैंक है उसमें मिला करके, ये एक अच्छा तरीका है फास्ट और लो कॉस्ट के साथ जल्दी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, अब बेहतर करने के लिए। लेकिन इसके साथ जो है नुकसान भी पैरेलल है, जिसमें कि जिनका भी किसी और बैंक के साथ विलय होता है उसका पहले से एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, मैनेजर से लेकर कर्मचारी से लेकर प्यून तक के। उनका जब मर्ज किसी और बैंक में होता है तो उस बैंक के जितने भी कर्मचारी है, फिर उनका सेटलमेंट भी एक अलग समस्या होता है, परेशानी होती है। बहुत से लोगों को निश्चित तौर पर निकालना पड़ता है बैंक के मर्ज होने से, या फिर पब्लिक सेक्टर्स के बैंक के प्राइवेटाइज हो जाने से भी वो फिर प्राइवेट सेक्टर्स के जो उसका ओनर है उस पर डिपेंड करता है कि वो किसे रखना चाहते हैं किसे नहीं। तो वो निश्चित तौर पर बहुत से जो कर्मचारी है उसे बाहर करता है, और कम इन्वेस्टमेंट में वो ज़्यादा प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर्स के बैंक लेते हैं, जिसके कारण जो उनके वर्कर्स है उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो ये एक मैटर है। मर्ज करने से कम समय में बेटर प्रोडक्टिविटी निश्चित तौर पर मिलती है, लेकिन उससे साथ एक मैसिव जो है जॉब लॉस का एक डर बना रहता है। पब्लिक मनी को एक रिस्क रहता है। जो गरीब जो जनता है उन्हें जो लो कॉस्ट सर्विस है वो नहीं मिल पाती है, जो कि पब्लिक सेक्टर्स के जो बैंक है उनका कोर जो ये प्रॉमिस होता है कि वो सबसे गरीब जो सिटीज़न है इस देश के, उनको ये अपनी जो सर्विस है दे पाए सब कम से कम पैसों में, जो कि प्राइवेट सेक्टर नहीं करता है। उसके साथ ही जो फ्रॉड होते हैं प्राइवेट सेक्टर्स बैंक में विदाउट स्टेट कंट्रोल के, वो निश्चित तौर पर कभी भी कोलैप्स कर जाते हैं। इसके साथ ही हमने आरबीआई के साथ में, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा ही काम करते हैं, हमने देखा, मतलब हिस्ट्री है इनका एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का। जैसे कि आरबीआई के साथ में हमने भूलना नहीं चाहिए कि आरबीआई के साथ में जो इनके प्राइवेट सेक्टर्स के जो इशूज़ है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो चलते रहते हैं, खासतौर पे गवर्नेंस के इशू पर। हमें भूलना नहीं चाहिए कि चारू कोचर जो है एमडी एंड सीईओ जो है आईसीआईसीआई बैंक का, राना कोचर जो है सीईओ है यस बैंक, वो भी इन्वेस्टिगेशन फेस कर रही है वेरियस एजेंसीज के द्वारा, है ना। लक्ष्मी विलास बैंक जो है जो फ्रॉड है, तो ये भी दूसरे बैंक में मर्ज हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग अच्छे ही काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में भी कोलैप्स होते हैं, फ्रॉड होते हैं। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि इसका असर आप तक नहीं पहुंचेगा तो ये बहुत गलत ख्याल है आपका। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर एक ना एक दिन इसका सीधा असर आप पर पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर्स के बैंक अगर प्राइवेटाइज होते हैं तो आपका सर्विस जो चार्ज है वो बढ़ेगा। जो सबसे निचले स्तर के, जो मेन कंसर्न मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपका सर्विस चार्ज बढ़ सकता है। जो आपका जो सबसे गरीब जो जनता है उसको, जो दूर दराज गांव के जो इलाके हैं वहाँ पर फैसिलिटीज़ जो बैंकिंग सर्विस है वो नहीं पहुँचेगी, हो सकता है। और उसके साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है जहाँ पर वहाँ पर लोग जो है वो काम कर रहे हैं, उनके मैसिव जो जॉब लॉस है उसका भी डर बना रहेगा। जो अभी स्ट्राइक चल रहा है, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इन प्रोटेस्ट में शामिल होइए। गवर्नमेंट जो माफ़ कीजिएगा, जो बैंक कम्युनिटी है उनके साथ खड़े होइए सरकार के खिलाफ। उनके जो हक अधिकार है, निश्चित तौर पर जो सरकारी फैसले हैं वो जनता से पूछकर नहीं होते हैं, लेकिन जनता जब उन फैसलों के खिलाफ खड़ी होती है तो
जनता बेहतर जानती है निश्चित तौर पर सरकार से कि उनके लिए क्या अच्छा क्या बुरा है। तो आपको जो जनता के लिए अच्छा है, मतलब जो आपके लिए अच्छा है, उसके लिए खड़े होना पड़ेगा सरकार के खिलाफ। तो ताकि भविष्य में जो गरीब, जो बैंक के जो कस्टमर है, उनका कम से कम उन्हें परेशानी ना हो। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इन प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करिए। जो आपका अधिकार है लोकतांत्रिक विरोध। ये बैंक के जो कर्मचारी हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि वो वहाँ काम कर रहे हैं तो उन्हें डर है अपनी नौकरी जाने का, लेकिन वो साथ ही आप लोगों के लिए भी आवाज़ वहाँ पर उठा रहे हैं, क्योंकि एक न एक दिन इसका जो असर है आप पर भी पहुँचेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन प्रोटेस्ट को अपना सपोर्ट करिए, गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ करवाइए कि वो गलत कर रही है, ताकि उनके फैसले चेंज हो सके और जो कॉमन पीपल के बिहाफ में है फिर वो उन डिसीजंस को चेंज करके फिर वो कर सके काम। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको कुछ जानकारी दिया होगा करंट अफेयर्स पर। तो बेटर लगे, अगर अच्छा लगे, या फिर कुछ इन्फॉर्मेटिव अगर मैंने कुछ देने का कुछ अगर दे पाया हूँ मैं, तो आप वीडियो को लाइक या फिर चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें, लेकिन वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि कम से कम ये जो इन्फॉर्मेशन है वो औरों तक भी पहुंच पाए। नमस्कार।